शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। अंग्रेजी वैज्ञानिक, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कभी हुआ था, आर्थर एडिंगटन। उसने कहीं लिखा है कि जब मैंने अपने वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत की थी तो मैं सोचता था ये संसार, ये जगत वस्तुओं से बना हुआ है, चीज़ों से बना हुआ है। पर जैसे जैसे मैंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, अब मुझे लगता है कि ये संसार वस्तुओं से नहीं, विचारों से बना हुआ है, संकल्पों से बना हुआ है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है संकल्पों से हो रहा है। जैसे वस्तुओं में प्रकंपन है, वैसे संकल्पों में भी प्रकंपन है, और ये प्रकंपन फैलते हैं। तो एक जगत है धर्म का, एक जगत है विज्ञान का। एक धर्म का जगत, एक विज्ञान का जगत। धर्म की यात्रा भीतर की है, विज्ञान की यात्रा बाहर की है। एक बहिर्मुक्ता, एक अंतर्मुक्ता है। एक बाह्य जगत की खोज है, एक अंतस की खोज। एक भौतिकता है, एक अलौकिकता है। विज्ञान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है, विलासिता का जीवन दिया है, परंतु केवल विज्ञान संपूर्ण नहीं है। विज्ञान सतह है, धर्म केंद्र है।
केवल विज्ञान से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। विज्ञान की खोज वस्तुएं है, साइंस। धर्म की खोज मेडिटेशन है, ध्यान। पश्चिम जगत, पूर्व जगत, दोनों ने खोजे की, और दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, क्योंकि धर्म ने क्या माना? विज्ञान को घमंडी, अहंकारी। विज्ञान को रिजेक्ट किया, और विज्ञान ने धर्म से क्या किया? अंधश्रद्धा है, टाइम वेस्ट। परंतु दोनों ही जरूरी है, दोनों ही चाहिए, क्योंकि केवल एक के पीछे हम अगर पड़े तो बेचैनी होगी। केवल धर्म ही धर्म करते रहे और विज्ञान को रिजेक्ट कर दिया, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वर्तमान समय विज्ञान का समय है। इसके लिए हर वो बात जो धर्म में है, हमें उसे साइंटिफिक रीति से प्रूव करनी पड़ेगी, तो ही वो सबको समझ में आएगी, सब उसे एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो उसे अंधश्रद्धा माना जाएगा। हम क्या करते हैं? हम योग करते। कोई यंगस्टर, कोई युवा कभी आकर्षित नहीं होगा। उसे क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए। उसके सामने अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, आओ तपस्या करेंगे, ब्रह्मचर्य में स्थित होंगे, उसे पार्टियां चाहिए, उसे घूमना फिरना चाहिए, उसके लिए उसे टेक्नोलॉजी चाहिए। उसको कहो कि ये राजयोग है तो उसे उतना आकर्षित नहीं। उसको कहेंगे यहाँ पर मेडिटेशन टेक्निक्स, टूल्स, लीडरशिप, कंसंट्रेशन टेक्निक सिखाई जाती है, ये चीज़ें उसे आकर्षित करती है। तो शब्दों का खेल है। परंतु जैसे कहा कि जो कुछ हम कर रहे हैं राजयोग में, वो सर्वमान्य हो, इसके लिए अभी विज्ञान भी अपनी आंख किधर लगाए हुए? धर्म की तरफ। धर्म की वो सारी बातें जिसको पहले उसने रिजेक्ट किया था, अब हर दिन नए नए प्रयोग, नए नई खोजें हो रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं मेडिटेशन में, ये बहुत पावरफुल है। तो हम पिछले 2 दिनों से देख रहे थे मेडिटेशन के फायदे, और ये सारे फायदे किन लोगों ने लिखे हैं? जो कि धार्मिक नहीं है, जो कि धर्म के क्षेत्र से नहीं है, जो अध्यात्म के क्षेत्र से नहीं है, जो संसार का जीवन जी रहे हैं, साइंस का जीवन जी रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबों के लेखक हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर है। कोई साइंटिस्ट है, कोई हिप्नोथेरेपिस्ट है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, अलग अलग लोग हैं। तो आज तीसरा दिन, आज इसको पूरा करना है, तो जल्दी जल्दी लेंगे। कल हमने जो देखा था बस उसको पढ़ते जा रहे। सबसे पहला फायदा मेडिटेशन का कल देखा था, कॉर्टिसोल लेवल कम करता है। कॉर्टिसोल क्या करता है? स्ट्रेस कॉज करता है। तो ये वैज्ञानिक खोज है। इस तरीके से अगर किसी को कहा कि तुमको स्ट्रेस है तो तुम्हारा कॉर्टिसोल, जिसने कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ा है, साइंस के बारे में पढ़ा है, उसको ये थोड़ा अपील करेगा, हाँ ये ठीक है। अगर किसी को कहो चलो ध्यान करते, थोड़ी शांति मिलेगी, रिजेक्ट, पहला। दूसरा, यू कैन डील बेटर विथ स्ट्रेस। एक लेखिका है वाशम, बहुत सारी किताबें लिखी है इसने, और वो मेडिटेशन ट्रेनर है, एक्सपर्ट है। उसका ऐसा कहना है कि इससे ये सब होगा। एंजाइटी, स्ट्रेस से अच्छे से डील कर सकोगे। तीसरा, एंजाइटी। हेल्थ कोच ट्रेसी शोबलोम, इसका कहना है कि मेडिटेशन एंटी एंजाइटी ट्रीटमेंट है। जिनको बेचैनी की बीमारी होती है ना, पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, छोटी सी बात हो गई तो क्या करेंगे? हल्ला कर देंगे, राई का पहाड़ कर देंगे। ऐसी आदत है, स्वभाव ही वैसा है बेचैनी का, हाइपर, हर चीज में पैनिक पैनिक पैनिक। कुछ भी हो जाए थोड़ा सा डर जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, एक फोन आ जाए बस गए। मेडिटेशन ईजेस एंजाइटी, ये हेल्थ कोच है ट्रेसी शोबलोम, उसका कहना है। उसके बाद में चौथा,
मेडिटेशन क्या करता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स कम करता है, क्योंकि मेडिटेशन, रिसेंट रिसर्च ने बताया है कि मेडिटेशन करते करते ब्रेन के कुछ एरियाज है वहाँ पर ही परिवर्तन होने चालू हो जाता है। इंक्रीज ग्रे मैटर इन द ब्रेन्स हिपोकैम्पस। इसके लिए जिनको उदासी है, और जिस उदासी का कोई कारण नहीं है, मेडिटेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मेडिटेशन की क्वालिटी बढ़ाते जाओ, योग की क्वालिटी बढ़ाते जाओ, अपने आप ये जो उदासी है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो अज्ञात सा डिप्रेशन है, वो कम कम होते जाएगा। 5वां, यू विल गेट अ मूड बूस्ट। क्या होगा? मूड कैसा हो जाएगा? अच्छा रहेगा। बाबा ने क्या कहा है, तुम्हारा मूड कैसा होना चाहिए? जैसे मेरा है, मेरा मूड कैसा है? एक रस। भगवान का मूड कैसा है? भगवान कभी आके कहता है आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे थोड़ा आलस आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, अभी जल्दी जाता हूँ, आज कंटाला आ रहा है। भगवान कभी कहता है मुझे कंटाला आ रहा है, मुझे मेरा मूड नहीं है, मुझे आज थोड़ी सुस्ती लग रही है। वाह वाह, कितना कितना देर, 8-8 घंटा एक रस मूड में, 16 घंटा एक रस स्थिति, एक रस मूड, सेम स्टेज। एक एक ग्रुप को मिल रहे, 15 ग्रुप है, उसको ऐसा भी नहीं लगता ये बाकी लोग बाद में टाइम हो गया अभी जाओ। हर ग्रुप से मिलते, हर उसका मूड कैसा है? एक रस। हमारा मूड कैसा है? कितनी बार बदलता है दिन में? दिन में कितनी बार समय बदलते ही रहता है, बदलते ही रहता है। सुबह एकदम पावरफुल मूड है, दोपहर में कुछ, रात को कुछ, शाम को कुछ, अलग अलग जगह पर अलग अलग मूड, हर अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग मूड, मूडी। एक रस मूड हो जाए। अगला, यू कैन रीट्रेन योर ब्रेन। ब्रैच ग्लेट्स नाम का व्यक्ति है, रिसर्चर और लेखक है। वो कहता है कि ब्रेन के प्री कॉर्टेक्स सेंटर जो है, मी सेंटर जिसको कहते हैं, फियर सेंटर, उसको आप चेंज कर सकते हो। कल हमने देखा था, ब्रेन को रीट्रेनिंग दे सकते हैं, जो चाहे वो हम कर सकते हैं, आदत बन सकती है कुछ भी। अगला, इट्स गुड फॉर योर हार्ट। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। चिराग शाह, फिजिशियन एंड फाउंडर ऑफ ऑनलाइन हेल्थ प्लेटफॉर्म पुश हेल्थ। रिसर्च कहती है कि मेडिटेशन हार्ट अटैक, हार्ट डिसीजेस की रिस्क कम करता है, लोअर्स ब्लड प्रेशर, बीपी को कम करता है, एनहांसेस सेरोटोनिन। कल भी देखा था, सेरोटोनिन एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, हमारे शरीर में ही वो बन रहा है, बाहर से किसी गोली की लेने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो हमारे शरीर में ही नेचुरली है, पर वो कब बनता है? मेडिटेशन में। कब बनता है? एक्सरसाइज में। कब बनता है? जब हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं। जितना शरीर से डिटैच होंगे उतना वो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। यू विल बी ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। जो बहुत सारी हमने आदतें तो बना रखी है, वो सारी टूट सकती है। किसके आधार से? योग पर, क्योंकि योग में ही टचिंग होगी। ये बाबा इसके लिए शब्द प्रयोग करते, संस्कार, पुराने संस्कार, व्यर्थ के संस्कार। एक पूरी मुरली है जिसमें बाबा ने शब्द प्रयोग किया है, अनडिवाइन संस्कार। कौन सी मुरली मुझे याद नहीं है, पर बाबा ने कहा है 2 प्रकार के संस्कार, एक है डिवाइन संस्कार, एक है अनडिवाइन संस्कार, इंग्लिश शब्द। तो हम अपने ही संस्कारों को, जो बुरे संस्कार है, जो पास्ट के संस्कार है, जो दुखी होने के संस्कार है, सॉरो एब्जॉर्प्शन के संस्कार, दुख को एब्जॉर्ब करने के संस्कार, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं? दुख को ढूंढते हैं और उसको पकड़ते हैं और दुखी होते हैं, रोते हैं। ये संस्कार है। उसके बाद में हमने देखा था स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में सुधार होता है, क्योंकि संबंध संपर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संकल्प, बोल, कर्म, चलन, संबंध, संपर्क, ये सब में पवित्रता हो। अगर संबंध संपर्क ही ठीक नहीं चल रहा है, लड़ाई हो रही है, ना तो ज्ञान चलेगा, ना तो योग, ना धारणा, ना सेवा, कुछ नहीं हो पाएगा। 2 व्यक्तियों का आपस में युद्ध है, कोल्ड वॉर, तो कैसे सेवा कर सकेंगे? अहंकार की लड़ाई चालू है भीतर ही भीतर, बाहर की सेवा है अफेक्ट होगी उससे। फिर बूस्ट कंसंट्रेशन,
मेडिटेशन से क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कल भी कहा था कि बीच बीच में अभ्यास करना है। कौन सा? एक टक, बिल्कुल 1 घंटा हिलना ही नहीं। एक जगह एक स्थान ले लिया, एक स्थिति में कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए। अब संकल्प कर कोई बैठो कि जब तक पूरा 1 घंटा नहीं हो जाता मैं उठूंगा ही नहीं यहाँ से। कुछ नहीं होगा। सारा सारा देख लो पहले, सब कुछ ठीक है, फिर उसके बाद में अधिष्ठान, संकल्प, स्थिर बैठना, उसमें योग की सिद्धि है। तो एकाग्रता। अगला इनर स्ट्रेंथ, हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। हमें इनर स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। फिर यू विल लर्न टू बी इन द प्रेजेंट। ये रिलेशनशिप एक्सपर्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एट मैपल होलिस्टिक, एडिना महाली, उसका ये कहना है कि ब्रेन में कुछ एरियाज होती है जिसको कहते हैं DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये एरिया जो है इसमें ये काम करता है मेडिटेशन, और हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे इस पल में जिए। अभी इस पल में जीना है। हम जो भी जीते हैं कहाँ जीते? पास्ट में या तो फ्यूचर में। प्रेजेंट में जीने की टेक्निक्स क्या क्या है? जिसमें एक तो ब्रीदिंग पर फोकस करना, प्रेजेंट। ये बाहरी टेक्निक्स है, ये योग की टेक्निक्स नहीं है, पर इसमें अपने आप हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। दूसरा एक्सरसाइज। जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसको पीछे का सोचता है या भविष्य का सोचता है? एक्सरसाइज एक ऐसी, जो 1 घंटा एक्सरसाइज डेली, एग्रेसिव वर्कआउट, उसमें व्यक्ति पूरा वर्तमान में रहता है। रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग में भी बुद्धि इधर उधर भटक सकती है, पर अगर संकल्प दे के वॉकिंग करो कि मुझे इस पर सोचना है। और गेम्स, ये गेम्स जो खेलते इतना नशा क्यों होता है? वो पोलो ग्राउंड पे जाकर देखो कैसे नशा होता है उनमें इतनी एकाग्रता कहाँ से आ जाती है? इतनी एकाग्रता, थकते नहीं है बिल्कुल। 1-1, 2-2, 3-3 घंटा खेलते, जब तक पूरी शाम नहीं हो जाती है, सूरज एकदम अंधेरा नहीं हो जाता, तब तक खेलते ही रहते। पावर क्यों? अगर वो भविष्य का सोचते, उस मोमेंट में वो कहाँ है? प्रेजेंट में है। एक्सरसाइज इज अ मेथड। रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, कार्डियो, ये सारी मेथड्स है प्रेजेंट में। और सेकंड, एक तो पहला बताया ब्रेथ, श्वास केवल देखना थोड़ी देर के लिए बीच बीच में, वो प्रेजेंट। तीसरा बॉडी स्कैन, ऊपर से नीचे तक शरीर को देखना। इसलिए नहीं कि शरीर, हमें एक ही पुरुषार्थ करना है। हमारी जो सबसे गहरी आसक्ति है शरीर के साथ आसक्ति है। इस शरीर की आसक्ति को तोड़ना है, तो इस शरीर को भी समझना पड़ेगा। इस शरीर में क्या क्या उठता है, कैसी कैसी संवेदनाएं उठती है, किस तरह के सेंसेशंस, कैसी कैसी उत्तेजनाएं हैं, और क्यों है वो उत्तेजनाएं, उनको साक्षी होकर देखना है। ये तीसरा। चौथा, इस पल में जीने के लिए क्या करेंगे? अपने आप जो हम इस पल में रहेंगे। रीडिंग, कोई इंटरेस्टिंग चीज अगर हम पढ़ते हैं जो रहस्यमय होता है, रहस्यमय मूवी देखते हैं, तो कोई पास्ट का विचार आता है किसी को? आपने कुछ नहीं, उसमें पूरा एकाग्र हो जाते। छोटे छोटे बच्चे, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है, उसका छोटा बच्चा है, जब भी राउंड के लिए जाते उसके मुंह में दूध की बोतल और हाथ में मोबाइल, इतना सा भी उसको अगर किया डिस्टरबेंस, एकदम उसको गुस्सा आता है। एक पल भी वो छोड़ना नहीं चाहता है वो मोबाइल को। प्रेजेंट। भले वो गलत है, वो अलग चीज है, बट कोई इंटरेस्टिंग चीज हमको पकड़ ले। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज कि जैसे अगर कोई कहे आज की जो मुरली है ना, उसमें वो उत्तर है जो तुम्हारे जीवन की समस्या है, आज आने वाला है। कैसे पढ़ेंगे और कैसे सुनेंगे? जैसे कोई खजाना का रहस्य मिलने वाला है तो होगा। तो इंटरेस्टिंग चीज जो होती है, तो कुछ तो सीखना, नई बात, लैंग्वेज सीखना, कुछ भी सीखना, वो सीखने में इंटरेस्टिंग, वो एकाग्र हो जाता है व्यक्ति। जहां जहां एकाग्रता की जरूरत है, प्रकृति में जाके बैठो एकांत में, और जितनी आवाजें आ रही है, चिड़ियों की, नदियों की, वो आवाजों को सुनना, एकाग्र हो जाता है मन, अपने आप स्थिर हो जाता है। या फिर कर्म का ले लो, कर्म योग। कोई लोगों काम कर रहा है और कंटिन्यूअस उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है पब्लिक के साथ, जैसे रेलवे काउंटर, बैंक काउंटर,
उसको ये है कि मैं पास्ट में जाऊं, फ्यूचर में जाऊं, उसको कंटिन्यूस नया नया व्यक्ति आ रहा है सामने, एकाग्र है। तो कर्म कर्म संपूर्ण जहाँ एकाग्रता की जरूरत है, या कोई पजल, कोई साइंटिस्ट देखा है कैसे काम करता है, एकदम एकाग्र हो जाता है। उसकी पत्नी चाय ला के रखती है, चाय ठंडा भी हो जाता है, चाय लेके जाती है, उसको कुछ पता नहीं, चाय आया गया कुछ नहीं, वो अपना एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, कुछ पता ही नहीं उसको, इतनी एकाग्रता है उसकी। तो ऐसे अपनी एकाग्रता को बढ़ाते जाना है, वो योग की अवस्था में बढ़ेगी। योग को केवल इसके लिए नहीं हम करते, योग किस लिए, विकर्म विनाश, वो छोड़ो सब, इसलिए करो ताकि हम एकाग्र हो जाए। फिर यू विल लर्न टू बी इन द, फिर यू विल बिकम कंफर्टेबल इन स्टिलनेस। ये योगा एंड मेडिटेशन टीचर है, लाइफ कोच जेसी पैरोन, उसका ऐसा कहना है कि जितना जितना मेडिटेट करते जाओगे उतना उतना कंफर्टेबल होते जाओगे, स्टिल होते जाओगे, शांत होते जाओगे। अगला, इट हेल्प्स विद ब्रेन फॉग। कल देखा था ब्रेन फॉग क्या है, धुंधला सा, भागी आ गई है, एकदम कोहरा है मन में, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मेडिटेशन कट करता है उस फॉग को और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला, हैंडल एंगर, एंगर को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फिर यू विल लिव इन द मोमेंट, ये और थोड़ा अलग रीति से इधर बताया है। उसके बाद में अगला, कोप विद पेन, दर्द। ये हेल्थ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ वाइब एंड थ्राइव रिसर्च शोज दैट थोड़ा सा भी मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा भी, तो पेन टॉलरेंस बढ़ जाएगा। हम देखते हैं मेडिसिन प्रैक्टिस में कि कैसे दो पेशेंट आते हैं, दोनों को सेम बीमारी है, पर पेन थ्रेशोल्ड इतना अलग अलग है दोनों का। इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, इंजुरी सेम है। दो पोस्ट ऑप पेशेंट है, दोनों का ऑपरेशन हुआ है, ये चिल्लाता है, इसको कुछ नहीं है, शांत बैठा है। पेन थ्रेशोल्ड अलग अलग है हर व्यक्ति का। मेडिटेशन से ही हमारा पेन थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, दर्द को सहन करने की शक्ति, दर्द को सहन करने की शक्ति। हमने देखा है दादियों को, कितनी बार दादी एडमिट हुई, पालू दादी थे, नीचे से संगम वाले, यहाँ प्रिक किया, यहाँ प्रिक किया, दादी कोई दर्द हो रहा है, कोई दर्द नहीं, जो करना है करो, कोई दर्द ही नहीं। कितना शरीर से डिटैचमेंट। शांतामणि दादी थे, कुछ नहीं उसको, एकदम दर्द से डिटैच, कोई दर्द ही नहीं। एक बार वो हॉस्पिटल की सिस्टर थी, तो उसने उठाया और दादी गिर गई, तो सिस्टर को इतनी टेंशन हो गई कि अब लोग मुझे सब बोलेंगे कि तुमने गिराया। तो दादी कहती है, शांत बैठ, चुपचाप मुझे बिठा दे कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं बोलेंगे लोग, जल्दी जल्दी कर, ये साफ कर और मुझे बिठा दे चुपचाप तो ये पेन थ्रेशोल्ड। एक बार एक बॉडी बिल्डर नेशनल लेवल का आया था, कुछ हो गया था उसको, मलेरिया कुछ, एकदम पूरा 6 एब्स, एकदम बॉडी बिल्डर। तो हम गए, वो सिस्टर गई यहाँ लाइन लेने, वो लाइन लेते ही रोने लगा, वो बोलता ये मत करो, ये मैं नहीं सहन कर सकता। एक सुई से उसको इतना डर, कुछ भी कर लो पर टैबलेट दो, ये इंजेक्शन मैं नहीं लगा सकता, ये सुई जो है ना बहुत दुखती है। तो मेडिटेशन से क्या होगा, दर्द सहन करने की, फिजिकल पेन के साथ में काम करना, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। हमने अपनी आंखों से देखा है, जब इसमें नहीं थे, भक्ति मार्ग में थे, एक सत्संग में हम बैठे थे और एक स्वामी जी थे, तो वो ऐसे बैठे थे, तो उनके पैर में पूरा क्या मक्खियाँ पूरा पैर में। हमको लगा पहले वो सॉक्स है काले रंग का पर वो जब उठे तो सारी मक्खियाँ उठी और वो पूरा बैठे थे, तब तक कुछ भी उन्होंने ना उसको टच किया, ना उसको हिलाया, ना कुछ किया, इतनी पावर, डिटैच्ड। वैसे ही रमन महर्षि, श्री रामकृष्ण, थ्रोट कैंसर, कितना पेन होता है, कुछ नहीं, वो शरीर से डिटैच रहते थे। श्री रामकृष्ण के बारे में कहा जाता है, वो लोग उनको उनके जीवन काल में ही कहते थे आप अवतार हो। आप कौन हो, अवतार हो। वो एक बार गिर गए झाड़ से, हाथ फ्रैक्चर हो गया तो जो लोग उसको कहते थे ना तुम अवतार, देखो देखो अवतार, फ्रैक्चर हो गया ना
अवतार का हाथ फ्रैक्चर होता है क्या कभी? देखो हो गया, हंसी उड़ा देते। अगला, हेल्प्स यू रिलैक्स। मेडिटेशन क्या करता है? मन को, शरीर को रिलैक्स कर देता है। पूरा दिन भर थक गए, ये सेवा वो सेवा, शांति स्तंभ पर जाकर बैठ गए, रिलैक्स। और शांति स्तंभ पर बैठना हर कोई कर सकता है, जरूरी नहीं यहाँ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शांति स्तंभ मन में हो। मेंटल ड्रिल, कहीं से भी आ जा सकते हो मधुबन में, वहां से इमर्ज करो इस धरती पर किसी भी कोने से, क्योंकि मधुबन किसी जगह का नाम नहीं है, भौगोलिक व्यवस्था नहीं है। इट डजेंट हैव जियोग्राफिकल डेफिनेशन। मधुबन, जहां जहां मन में बाबा है वो मधुबन है, जहां बाप की याद है वो मधुबन है, जहां भगवान की धारणाएं हैं, जहां उसकी मुरली चल रही है, वो हर स्थान मधुबन है। तो कहीं से भी आ जा सकते। अगला, आज, ये कल इतने 21 देखे थे, आज आगे के, यू विल स्लीप बेटर। मेडिटेशन से क्या होगा? नींद संबंधित 3 फायदे हैं। पहला, नेशनल स्लीप फाउंडेशन का कहना है कि आप जल्दी नींद आएगी और स्लीप की क्वालिटी है, नींद की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। मतलब अच्छी नींद किसको कहते हैं? गहरी प्रगाढ़ निद्रा किसको कहते हैं? उठने के बाद एकदम फ्रेश अनुभव हो, यह है गहरी प्रगाढ़ निद्रा, साउंड स्लीप, गुड क्वालिटी स्लीप। चाहे इसका संबंध घंटों से नहीं है, कोई 1 घंटा भी सोता है तो एकदम फ्रेश, कोई 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा सोने के बाद में भी उठने की इच्छा ही नहीं होती है। लोग आते 8 घंटा सोते, 8 बजे उठते हैं, और फिर संसार की बात कर रहा हूँ, और फिर भी 1 घंटा बेड पे पड़े रहते हैं, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं, अब क्या करें। पहला ही प्रश्न, करना क्या है? करने को तो कुछ है नहीं, तो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरा, हेल्प्स विथ इंसोम्निया। इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा, जिनको नींद ही नहीं आती है, मेडिटेशन हेल्प करता है वहाँ पे ब्रेन को स्लो डाउन करने के लिए। इसके लिए रात्रि जो है, रात्रि ध्यान का बहुत महत्व है संसार में। रात्रि ध्यान, रात सोने के लिए नहीं है, हमारी नींद भी एक क्या बन जाए? ध्यान बन जाए। इसीलिए शास्त्रों में नियम है, रात्रि भोजन कब तक पूरा हो जाए? सूर्यास्त से पहले। महावीर ने जब ये कहा, केवल ये वो हिंसा की बात के लिए नहीं कहा है केवल, अगर इतना आसान होता तो ये तो कोई भी कर सकता है। अच्छा चलो, तब उन्होंने कहा था कि हिंसा के लिए, कि तब हिंसा होती है क्योंकि अंधेरा होता है। अभी तो लाइट्स आ गए, तो इतनी सी चीज़ के लिए नहीं कहा है, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें इन्वॉल्व है कि रात्रि का भोजन जितना जल्दी हो सके पूरा हो जाए, सूर्यास्त से पहले 6:30 लास्ट। और इसके क्या क्या कारण है, इस पर कभी एक दूसरा क्लास करें, कि हमारा सोने से 3 घंटा पहले भोजन पूरा हो जाए, या 4 घंटा पहले। तो ये जो हमारी नींद है, क्योंकि भोजन जो है, यहाँ से इतना डाल दिया, काम पूरा हो गया, नहीं, काम तो यहाँ चालू हो गया है यहाँ से तो डाल दिया, ये पूरा भी एक्टिवेट हो गया है, पूरा उसको पचाने में सारी सिस्टम, बहुत बड़ा कार्य है, बहुत भारी कार्य है डाइजेशन, पूरा शरीर उसमें लग गया है उसको डाइजेस्ट करने में। इसलिए सोने से कम 3 से 4 घंटा पहले हो जाना चाहिए। और जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर का संबंध सूर्य से है, वो सूर्य डूब गया तो ये विश्राम का समय है, शरीर को भी संपूर्ण विश्राम का समय है, उसमें कुछ भी उसको काम नहीं देना है, न खाना न पीना, कुछ काम नहीं देना है। बुद्ध ने भी यही कहा है अपने सन्यासियों को, लास्ट मील उन्होंने तो कहा है 12 बजे। सन्यासियों के लिए नियम एक ही बार, जितना जल्दी हो सके उसको पूरा कर लो, ये एक आदत है। और एक भोजन की आदत बदलने के लिए पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ती है। भोजन को चेंज करना अर्थात संपूर्ण क्रांति है, पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरी दिनचर्या हिल जाती है। क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, एक छोटे से चेंज के लिए भोजन परिवर्तन अर्थात जीवन क्रांति। एक भोजन यहां कर लो 6 बजे लास्ट, फिर देखो अपने आप सुबह कितने भी बजे सो अपने आप आँख खुलेगी,
अपने आप हल्कापन होगा, क्योंकि हमने बहुत रेस्ट दे दिया है इसको, सिस्टम को, पूरे शरीर को। सोने को नहीं कहा है। अगर 10 बजे सो रहे हो तो 6 बजे लास्ट, 4 घंटा पहले जल्दी पूरा कर लो उसको। ये बहुत अच्छा सूत्र है और साइंस अभी बहुत इसके नज़दीक आ रहा है। बहुत सारी रिसर्चेस है इसके बारे में जो इसके नज़दीक आ रही है। लोगों को साइंस चाहिए ना, नहीं तो कहेंगे ये तुमने कहाँ से लाया, हमने तो मुरलियों में पढ़ा ही नहीं। फिर इंसोम्निया, जिनको नींद अभी अभी खाया और अभी अभी सोए, रात में उठना पड़ेगा, अभी अभी पानी पिया, फिर पानी पीते, फिर रात में उठना पड़ेगा, फिर खट्टी खट्टी डकारे, उल्टी जैसा लगता है, सुबह उठते ही किसी किसी को वॉमिटिंग जैसा लगता है, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, आलस होता है, अच्छा नहीं लगता, भारी भारी लगता है, क्योंकि काम इतना दे दिया शरीर को। इसके लिए सोने से पहले जो खाया वो डाइजेस्ट पहले ही हो जाए। तो बेस्ट टाइम इस 2 और 6 के बीच में डिनर, 2 और 6 के बीच में डिनर सबसे बेस्ट टाइम है डिनर का। 4 PM, फिनिश इट बाय 4 PM। ये नहीं हो सकता है तो 6, ये नहीं हो सकता है तो 6:30, ये नहीं हो सकता है तो 7, ये नहीं हो सकता है तो 7:30, बस इसके आगे नहीं। लोग वो भी एक एडिक्शन है। लोगों को आदत, ये मीटिंग ही रखी जाती है रात को 9 बजे। क्या करें, मीटिंग पूरी होगी 10 बजे, फिर सब जाएंगे और भोजन करेंगे। ये तो सब ठीक है, सेवा सब ठीक है, पर शरीर फिर बीमार पड़ता है एक दिन। फिर शरीर के पीछे सारी ऊर्जा लगा दो ठीक करने में, तो पैसा लगा, ऊर्जा लगा, सब कुछ। अध्यात्म में तो बहुत आगे, ज्ञान में आगे, योग में आगे, सेवाओं में तो बात मत पूछो, कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। इतनी सेवा, दिन रात सेवा, भागम भाग, भागा दौड़ दिन रात, कोई टाइम ही नहीं है। चलो फटाफट खड़े खड़े खा लो भोजन और निकलो, सेवा करनी है, ये करना, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, और फिर एक दिन बीमार पड़ते, अब बैठो शांति से 2 महीना हॉस्पिटल में, फिर अब दिन रात सोचते रहो मेरा पैर, मेरा ये, मेरा वो, फिर बाबा से फरियाद करते रहो, बाबा जल्दी ठीक करो, मुझे जाना है सेवा में, जल्दी ठीक करो, मुझे जल्दी ठीक करो। क्यों ठीक करो? उस दिन भी कहा था 3 नियम है सरकार के नियम, अगर तोड़ते हो तो सरकार दंड देती है, फॉलो करते हो तो सरकार कुछ नहीं करता है। दूसरा ईश्वरीय नियम, फॉलो करते हो तो भगवान ये देगा, पुरस्कार देगा, नहीं फॉलो करोगे तो दंड मिलेगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि होगी कि मैंने बाबा की श्रीमत आज अमृत वेला मिस कर ली। तीसरा है प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम कहते हैं ये करो, प्रकृति के साथ चलो, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद न खाना न पीना, ये नियम है प्रकृति का, इसको तोड़ो फिर बीमार पड़ो, दंड मिलेगा। प्रकृति का कोई भी नियम तोड़ा तो दंड तो मिलेगा जरूर, फिर वो कोई भी हो, अध्यात्मवादी हो या भौतिकवादी हो, कोई भी हो, प्रकृति ये देखती ही नहीं है ये चोर है, कौन है, ये बीके है या नॉन बीके है, ये 40 साल से है या 50 साल से है, सीनियर है, जूनियर है, कोई नहीं। जिसने भी तोड़ा वो बीमार पड़ा, और जब भी बीमार पड़ो तो सोचो मैंने कौन सा नियम तोड़ा, इन्वेस्टिगेट करो खुद को थोड़ा। फिर तीसरा, ये नींद का एक तो तीसरा है यू मे नॉट नीड एज मच स्लीप। जो लंबा समय मेडिटेशन करते जाते हैं, साइंस कहता है, एक स्टडी है 2010 स्टडी पब्लिश्ड इन बिहेवियरल एंड ब्रेन फंक्शन नाम की किताब में पब्लिश हुई है स्टडी। वो किताब कहती है कि जो लंबा समय मेडिटेशन करते धीरे धीरे उनकी नींद अपने आप कम होने लगती है, कम नींद में ही उनको फ्रेश अनुभव होने लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन इज अ रिप्लेसमेंट फॉर स्लीप, मतलब अभी हम मेडिटेशन ही करते रहेंगे, नींद की जरूरत ही नहीं है, ये भी नहीं करना नहीं तो सिर के बल गिरेंगे। वो नींद भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, एक तो मेडिटेशन से और दूसरा नींद से। हम समझते हैं हमको भोजन से ऊर्जा मिलती है, भोजन से नहीं, ये 2 है हमारे ऊर्जा के रूप, मेन यही है, नींद से और मेडिटेशन से ऊर्जा मिलती है। इससे अगला, मेडिटेशन टीचेस यू सेल्फ सूदिंग। सेल्फ सूदिंग पता है किसी को? ये बहुत अच्छी चीज़ है। छोटा बच्चा होता है ना, सो रहा होता है, ठीक है, फिर अचानक उठता है, रोने लगता है और फिर खुद सो जाता है बिना कुछ किए, या उठता है इधर उधर देखता है कोई नहीं है, बहुत ही छोटा, पालने में है जो बच्चा,
मतलब उठता है, थोड़ा सा आ करता है, फिर सो जाता है खुद ही। इसको कहते हैं सेल्फ सूदिंग। मतलब जीवन में डिस्टरबेंस आ गया, आप उठे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा हुए, पर फिर खुद खुद ही सेटल हो गए। किसी के पास भागे नहीं, बाबा ये कर दो, वो कर दो, ये भाई वो भाई, भाई जी मेरा ये कर दो, मेरा मैं क्या करूं। जो भी मिलता है उसको पकड़ता, अपनी समस्या बिल्कुल रेडी है, खाली नया व्यक्ति ढूंढना है। ये मिला, हाँ इसको पूछते, वो पूछेंगे, और वो क्या उत्तर देने वाला इनको पहले ही पता है, फिर भी पूछेंगे, पूछते जाएंगे। इसको पूछ लिया, फिर ये हो गया, ये हो गया, जैसे उत्तर मिल गया इंटरेस्ट खत्म। अब दूसरे व्यक्ति से पूछो, वही समस्या, मेरा बेटा है, उसको ऐसा है, उसको ज्ञान में नहीं चलता है, पति है वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो भाई जी ने जो बताना बता दिया, उसका हो गया, उत्तर सुना, इंटरेस्ट खत्म। अब दूसरे के पास जाओ, फिर नए सिरे से दूसरे को बताओ। प्रश्न पूछने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उत्तर सुनने में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उत्तर तो पहले ही पता है। लक्ष्य है उस व्यक्ति से दोस्ती कर लेना, ताकि बार बार उसको वही वही पूछे। तो इसको कहते हैं सेल्फ सूदिंग। मेडिटेशन करते जाओगे तो जीवन में डिस्टरबेंस आएगा, छोटे बच्चे की तरह। थोड़ा सा उठोगे, चलो डिस्टर्ब हुए भी, तो फिर सोचोगे, फिर ठीक, अपने आप को खुद ही ठीक कर लेना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। सेल्फ सूदिंग। अगला, यू विल बिकम योर ओन चीयर लीडर। चीयर लीडर होता है ना, कम ऑन करने वाले जो होते हैं, कम ऑन बकअप, ये सब जो एंथुजियाज्म बढ़ाते हैं, हमें किसी की भी जरूरत नहीं, हम अपना ही चीयर लीडर बन जाएंगे मेडिटेशन से। अगला, यू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है, जहां जहां सूजन है, क्लेब्रॉक अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, उसका ऐसा कहना है कि जहां भी न्यूट्रिशन होगा, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, ये सब होता है। वो मेडिटेशन अपने आप सबको कम करेगा। अगला, बैलेंस इन योर लाइफ। मेडिटेशन से क्या आएगा? बैलेंस, लौकिक अलौकिक, एक सेवा और आपका योग। जितने भी बैलेंस की पॉइंट्स बाबा ने कही है, वो सारी बैलेंस की पॉइंट को हमको समाधान कहाँ मिलेगा? योग की अवस्था में। जैसे योग करने जाते अपने आप स्थिर हो जाते। अभी अभी सेवा की, इतने 10 लोगों से मिले, नेक्स्ट मोमेंट एकदम मौन हो गए, एब्सोल्यूट मौन, जैसे एकांत में चले गए। अभी अभी इतने लोगों के बीच ये कर वो कर ऐसा करो, और थोड़ी देर में देखो तो शांत। ये इसको कहते हैं बैलेंस। At one moment in the temple, the other moment walking in the field. At one moment serving the poor, the other moment going in the jungle and lost in samadhi. विवेकानंद ने कहीं कहा है कि दिस इज बैलेंस। अभी अभी ये कर रहे, अभी अभी वो, अभी अभी हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग, वर्किंग इन द फील्ड, एंड द नेक्स्ट मोमेंट नो बिजनेस विद द वर्ल्ड, एब्सोल्यूट वैराग्य। अभी अभी वो, अभी अभी ये, अभी अभी इन्वॉल्वमेंट, अभी अभी डिटैचमेंट, दिस इज वैराग्य। ये है बैलेंस। अगला, प्रोडक्टिव। क्या हो जाओगे? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। थोड़े समय में थोड़ा ही करेंगे, पर बहुत पावरफुल होगा, वो प्रोडक्टिव होगा बहुत। अगला, इम्यून सिस्टम जो है, लोग कहते हैं ना इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, क्या खाऊं? कोई हमेशा खाने का ही पूछते हैं इम्यूनिटी के लिए। जितने अभी कोविड क्या खाऊं डॉक्टर साहब, क्या खाऊं? अरे क्या खाऊं, क्या क्या नहीं खाऊं, ये पूछो। खाऊं दिन रात। किसी भी खाने से कुछ नहीं होता है, न खाने से होता है जो कुछ होता है। ये खाऊं कि वो खाऊं, इससे मैं वो भी पीता हूं, मैं काढ़ा भी पीता हूं, मैं वो एक बार सुनाया था क्लास में, मैं ये भी करता हूं, डॉक्टर साहब और कुछ करूं क्या? वो आयुर्वेद का वो काढ़ा पीता हूं, फिर ये भी करता हूं, फिर ये भी खाता हूं, फिर वो नीम का वो भी पीता हूं, फिर ड्राई फ्रूट्स भी खाता हूं, फिर गिलोय पीता हूं, हाँ होम्योपैथी की दवाइयाँ लेता हूँ, आयुर्वेद का HCQ भी खा रहा हूँ, और डॉक्टर साहब और कुछ करना है क्या? इम्यून सिस्टम किससे बढ़ती है? मेडिटेशन से। मिक कैसेल, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड फाउंडर ऑफ वेलनेस ऐप थिंक वेल लिव वेल, वो कहता है, रिसर्च ने ये बताया है कि जैसा जितना मेडिटेशन करोगे, अपनी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। सारी दुनिया को हो जाने दो कोविड, मुझे नहीं होगा, ऐसा संकल्प, मुझे कुछ भी नहीं होगा, भगवान की छत्र छाया है, कुछ नहीं होगा, ऐसा संकल्प। फिर मेंटल फंक्शनिंग अपने आप बढ़ेगी। अगला, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। क्या होगा? क्रिएटिविटी, नया नया सोचेंगे हम। वही एक ही लीक, वो जैसे कोलू का बैल होता है ना, वैसे घूम रहे। सुबह उठे, अमृत वेला, फिर मुरली, फिर नाश्ता, फिर सेवा, फिर दोपहर की नींद, फिर नुमा शाम का योग,
फिर थोड़ा ज्ञान योग की यहाँ वहाँ की चर्चा, फिर सेवा, फिर कोर्स इधर उधर, अभी ऑनलाइन है वो भी डाल दो थोड़ा बीच बीच में, पर गोल रहे गोल 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 वहीं वहीं घूम रहे, नया कुछ है ही नहीं। वो इसमें पता चलेगा उस भाव से अगर बैठेंगे कि मुझे कुछ तो नया ढूंढना है आज। अगला, यू विल बिकम काइंड। बौद्धिज्म में एक मेडिटेशन कहते हैं, उसको कहते हैं लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मेट्टा भावना। विपाशना में ये सिखाया जाता है मैत्री, अंतिम दिन जो होता है मंगल मैत्री की जाती है। मंगल मैत्री में क्या होता है, सारे विश्व को सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, जिसको हम सकाश कहते हैं। ये मेडिटेशन में मेट्टा भावना या मंगल मैत्री या लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जिसमें सब लोग बैठते हैं और सारे विश्व के मंगल की कामना करते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, सब सब जो भी है, सर्वभवन्तु सुखिनः, इसको कहते हैं टू बिकम काइंड। दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन, इस पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। स्टीला सैमुअल, वेलनेस कोच एट bradnick.com, इसका कहना है कि ये जो मेडिटेशन है मेट्टा, इट प्रमोट्स काइंडनेस। अगला, मेमोरी इंप्रूवमेंट। मेडिटेशन से क्या होगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, चीज़ें याद रहने लगेगी हमको। जैसे कोई भाषण देने जाते हैं, अपना भाषण पूरा लिख के जाते, अगर वो कागज गुम गया तो गए काम से क्या बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ जो बोलना है उस पर लिखा था, गया। तो मेमोरी लॉस कम करता है। ये ब्रिटनी फेरी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फाउंडर ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ हेल्थ का कहना है, ये व्यक्ति का, जिसने बहुत सारा रिसर्च किया है इसमें क्या होता है। तो मेडिटेशन मेमोरी बूस्टर है। अगला, बर्नआउट। मेडिटेशन क्या करता है, बर्नआउट को कम करता है। कल हमने चर्चा की थी बर्नआउट अर्थात, आशीष भाई, बर्नआउट अर्थात क्या, उदासी, मन नहीं लगता है कोई भी चीज़ में, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, बर्नआउट हो गया है, वही 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 करते हुए। अध्यात्म में भी बर्नआउट हो जाता है, वही 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 कर रहे हैं, मुरली पढ़ना पढ़ाना, मुरली पढ़ना पढ़ाना, बर्नआउट। उसमें नवीनता ही नहीं कुछ, सेम पढ़ाने का ढंग, सेम सुनने का ढंग। विदेशियों को देखा है कैसे मुरली लिखते हैं, डायग्राम बना देते हैं पूरी मुरली का, कितनी नवीनता है उसमें, नवीनता, बर्नआउट। फिर यू विल हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मेडिटेशन से क्या होगा, अचानक से एक दिन जागरण आएगा, क्रांति। अगला, रेजिलियंस। एक बहुत अच्छा शब्द है इंग्लिश का, रेजिलियंस। रेजिलियंस अर्थात लचीलापन। कितनी भी कठोर, कठिन से कठिन परिस्थिति हुई, हर परिस्थिति में हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, हर परिस्थिति में। और जितना जो महान बनेगा उसको उतनी ज्यादा परिस्थिति आएगी। जिसको कुछ नहीं करना है उसके सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगी, शांति से। कोई कहता है ना हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई भी समस्या नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, होनी चाहिए। एक अंग्रेजी लेखक कहता है, ब्रिंग मी बैड न्यूज, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, गुड न्यूज वीकन्स मी। अच्छी अच्छी खबरें मत लाया करो, कमजोर बनाती है मुझे, बुरी खबरें लाओ। तुम्हारी पत्नी को ये मर गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसी खबरें लाया करो तो मैं जरा पावरफुल होता हूँ उससे। तुम्हारी किताब पब्लिश हो गई, लोग तुम्हारा बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, ये ऐसी खबरें नहीं लाओ, ये कमजोर बनाती है मुझे। तो रेजिलियंस, ये एक लेखक है, वेलनेस एजुकेटर शेरन टकर, उसने कहा है ये सीट ऑफ अवेयरनेस, फोकसिंग ऑल इमोशंस, हैप्पीनेस, फेलियर, ये सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और रेजिलियंस बढ़ेगा हमारा, लचीलापन। अगला, माइंडफुल ईटिंग। इट प्रमोट्स माइंडफुल ईटिंग। जितना जितना मेडिटेशन करेंगे, माइंडफुल ईटिंग, जो हमने लास्ट भट्टी में देखा था, कॉन्शियस ईटिंग करना है, क्या मैं खा रहा हूँ। नहीं तो हम क्या करते, फटाफट फटाफट फटफट खाऊं खाऊं खाऊं, दिन रात खाऊं, कितना सारा खा लेते, वाकई उसकी जरूरत ही नहीं, वो इमोशनल ईटिंग था, वो उसकी जरूरत ही नहीं थी शरीर को। शरीर की आवाज सुनना है, शरीर कहता है बस हो गया अभी, स्टॉप। धीरे धीरे देखते हुए, सकाश देते हुए, बात करते हुए, धीरे 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 धीरे। ये है शापिरो सेज, ये भी एक लेखक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और उसकी एक किताब है गुड मॉर्निंग आई लव यू नाम की। वो लेखिका लिखती है कि हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है भोजन का और इमोशंस का। माइंडफुल ईटिंग इससे होगा। वी लर्न टू लिसन टू द मैसेजेस ऑफ अवर बॉडी, बॉडी क्या चाहती है वो हम पता चलेगा हमको। अगला है टू बी इन मोर ट्यून विथ योर बॉडी। ये बॉडी जो है इसके ट्यून में रहेंगे हम, पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे। अगला, टू डील विथ अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जितनी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ उनसे कैसे डील करना मेडिटेशन में सीखेंगे। अगला, ऑल्टर जीन एक्सप्रेशन, ये तो बहुत ऊंची बात है कि मेडिटेशन से मॉलिक्यूलर चेंजेस हो सकते हैं शरीर में, बहुत सूक्ष्म तल पर, जीन के लेवल पर। अगला, एडिक्शंस,
तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये जो संसार को मेडिटेशन क्यों सिखाते हैं? इसलिए ताकि ये एडिक्शंस, क्योंकि एडिक्शंस क्यों होते हैं? एडिक्शंस में ब्रेन में केमिकल निकलते हैं और वो एडिक्शन उन केमिकल के प्रति है। मेडिटेशन में भी वही केमिकल निकलते हैं, पर प्रैक्टिस लगती है इसको। ये कठिन मार्ग है, वो आसान है, इसलिए लोग उसकी तरफ जाते हैं। क्यों दारू पीते हैं, क्यों ये सब करते हैं? क्योंकि वो पीते हैं, उनको बहुत खुशी होती है तन बदन में। चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये एडिक्ट है, ये डी एडिक्शन भट्टी है, ठीक है ना, साइंस की भट्टी है। एंजल ऑफ, ये नहीं, एंजल ऑफ लाइट, इधर सूक्ष्म शरीरधारी बनना है। क्या एंजल चाय कॉफी पीते हैं क्या? बहुत इरिटेंट है वो, टॉक्सिन्स है उसमें, टैनिन, कैफीन, इरिटेट, बॉडी को उत्तेजना उत्पन्न करता है वो सब। वो जैसे हंटर है जो हम चाबुक मार के शरीर को चलाते हैं, उसका असर थोड़ी देर चलेगा, घोड़ा फिर थक जाएगा, फिर चाबुक लगाते। आदत सी बन गई है वो, घंटे घंटे में। किसी को कितनी चाहिए? बहुत ज्यादा। इधर बैठ जाइए। बैठ जा, हमारे बाद आपका ही नंबर है, आ जाओ। फिर उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम मेडिटेटर से, कोई कहेंगे तुम मेडिटेशन करते हो फिर भी इतना गुस्सा, जब करते ही नहीं तो कर सकते आराम से गुस्सा। पर सुबह अभी योग में देखा, सुबह सुबह अमृत वेला, और फिर योग अभी संदली पर बैठ के योग करा रहे थे और नीचे उतरते ही गुस्सा। तो यहाँ तो इज्जत का सवाल है। तो अकाउंटेबिलिटी आएगी, फिर बेटर डिसीजंस ले सकेंगे। बहुत सारे लोग हैं फिटनेस एनालिस्ट करके, सन रिपीट का एक साथी, वो कहती है कि डिसीजन पावर बढ़ेगी, सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, आत्मसम्मान, आत्म अस्मिता। उसके बाद में लोनलीनेस, जो अकेलापन लगता है ना, तन्हा दुखी लगता है, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूं, वो कम होगा इससे। अगला मेमोरी इंप्रूव होगी। अगला पीएमएस कहते हैं। पीएमएस पता है? बहनों को पता होना चाहिए। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले हेडेक, हॉट फ्लशेस, क्रैम्प्स, मूड चेंज, ये सब बहुत होता है। तो पीएमएस कहते हैं उसको, वो थोड़ा कम होगा अगर अच्छा मेडिटेशन करोगे। आर्थराइटिस के सिम्टम्स कम होंगे, दर्द इधर दर्द उधर दर्द। प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी हीलिंग में क्या करते हैं, मेरे हाथों में एनर्जी है, एनर्जी पूरी जा रही है इस घुटने के दर्द में, अपने आप दर्द ठीक हो रहा है, अपने आप को खुद ही ठीक करना है अपने ही हाथों से। यह हाथ में बहुत पावर है। अगला चेंजेस हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमारा शरीर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, वो हम मेडिटेशन से सीखते हैं। फिर एनकरेजेस मूवमेंट जो है ना, बहुत सारे मेडिटेशन जैसे थाई ची है, ये मेडिटेशन एक्सरसाइजेस है, उसमें हम शरीर की मूवमेंट्स करते हैं। इट हेल्प्स यू फोकस बढ़ता है, मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या होता है, भावनात्मक स्थिरता आती है। इमोशंस इतने डिस्टर्बिंग है, अभी भी कैसा, अस्थिरता है इमोशंस में, जिसको कहा ना मूडी नेचर, वो इससे बढ़ेगा। फिर परफॉर्म बेटर, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। यू विल टच विथ योर इनर वॉइस, अंतर की जो आवाज़ है, अंतस की, उस आवाज़ के साथ हम जुड़े रहेंगे। कई बार वो आवाज़ बंद हो जाती है, कई बार पता चलता है ये करना है ये नहीं करना है, अपने आप पता चलता है। हमको याद है एक पेशेंट आया, 5 बज गए थे, टूरिस्ट थे, तो 4 लोग थे, तो हमने उनको कहा कि आप एडमिट हो जाइए। वो थोड़ी सांस लेने में तकलीफ थी, ज़्यादा नहीं। उसने कहा नहीं हमको अभी जाना है, हमारी बस है, नीचे से आबू रोड ट्रेन है रात को, अभी तो 5 बज गए, हमको अभी तुरंत आप दवाई लिख दो। मैंने कहा नहीं, हाँ, हमने कहा कि आपको एडमिट होना चाहिए। तो बोले सोच के बताते। बाहर गए, बाहर से आए, उस 1 मिनट में हमको ऐसा हुआ कि नहीं, इसको एडमिट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रिलेटिव आए, पेशेंट आए, हमने कहा आपको अब भी एडमिट होना ही है। वो एकदम ऐसे चौंक गए, पर हमने जो इतनी कॉन्फिडेंस से कहा कि चुप ही हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है कर दो, जबकि ट्रेन थी। और फिर पेशेंट वार्ड में एडमिट था, स्टेबल थे, एकदम चलते फिरते थे, वार्ड में एडमिट। हम अपने कमरे में पहुंचे, स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते ही फोन बजा कि वो पेशेंट वार्ड में ही कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट बंद, कोलैप्स हो गया पूरा एकदम। सीधा हम भाग के गए, फिर पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया, वेंटिलेटर पे डाला। 4 दिन पेशेंट वेंटिलेटर पे था, फिर वेंटिलेटर से बाहर निकले, फिर वार्ड में शिफ्ट हुए। 1 हफ्ते के बाद फिर चल के गए। अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया होता उस दिन, रास्ते पे
खत्म। तो कई बार ऐसी पावरफुल टचिंग्स होती है कि ये ऐसा ही है और कुछ हो ही नहीं सकता। इनर वॉइस। अगला, फोकस योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का फोकस बढ़ेगा, माइंड बॉडी कनेक्शन। कुछ कुछ चीजें रिपीट है, ब्रेन यंग होते जाएगा। ये बुढ़ापा जो है ना, ये भी एक आदत है। मैं बूढ़ी हूँ, मेरे से नहीं होता, मुझे याद नहीं आता है। मैं अभी उम्र बढ़ रही है ना, ये काहे का बूढ़ा। ये एंजल ऑफ लाइट मतलब बुढ़ापे को चैलेंज करो, मुझे बुढ़ापा हो ही नहीं सकता। कौन सा बुढ़ापा, कैसा बुढ़ापा। मैं तो जितना बूढ़े होते जाएंगे यंग होते जाना चाहिए, अंदर से मेमोरी बढ़ते जानी चाहिए। जितना जितना बूढ़े होंगे उतना उतना याद ज्यादा आना चाहिए। दादी जानकी को देखा, 50 साल पहले किसने 5 किलो गेहूं दिए थे वो भी याद है। एक एक चीज याद रहता था उनको, कुछ भी नहीं भूलता था। इतनी पावरफुल मेमोरी। क्या किया इस मेमोरी का, लास्ट तक मेमोरी एकदम शार्प थी। लास्ट मोमेंट तक एकदम शार्प। क्यों? ज्ञान, वो क्या था बुद्धि में, रात लास्ट तक ज्ञान चिंतन। हाँ, कभी सुना अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से बैठने नहीं आता है, मुझे चलो लेके चलो। तो ये बिल्कुल बुढ़ापा का तो बिल्कुल लाना ही नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। एज से कोई लेना देना नहीं है। मैं यंग होते जा रहा हूँ, हर दिन मेरी यूथ बढ़ते जा रहा है, मेरा उमंग उत्साह बढ़ रहा है, ब्रेन की नई ग्रोथ हो रही है, नए सेल्स आ जाएंगे। वो मार्कंडे था, दिखाया ना, मार्कंडे ऋषि, उसको शाप था 17 या 16 साल की उम्र में मर जाएगा। उसको इतना तपस्या करता है, वो शिव प्रकट होते कहते तो हमेशा ही 16 साल का ही रहेगा। अब मरने का तो बूढ़ा ही नहीं होगा। तो वैसे अभी जितनी उम्र है ना, बस सोचना बस यही लास्ट है, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। अब शरीर तो चलते जाते। हाँ। तो सारी दादियाँ, कोप विद ट्रॉमा। जो ट्रॉमा होता है ना जीवन में, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, उसमें हम पावरफुल होंगे। डिस्ट्रैक्शंस अवे, इधर उधर के जो डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं वो स्टेबल होंगे। अगला, लाइफ सिंप्लीफाई होगी। एक लेखक है, अवेकनिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, उसका लेखक है ये कॉनी हश। उसने बहुत कुछ लिखा है कि जीवन कैसे सिंप्लीफाई होगा। हमें मेडिटेशन की अवस्था में पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें हमने जमा कर रखी है वो फालतू है। मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग। हमको याद है हम मलेशिया में गए थे, वो एक आश्रम था, वहाँ पर भट्टी थी। वो आश्रम रेंट पर लिया था और वहाँ सब लोगों को बुलाया था जो भट्टी के लिए थे। तो उस आश्रम में जो कमरे थे वो मिनिमलिस्टिक, कुछ भी नहीं था वहाँ उस कमरे में। हमारे जैसे कमरे होते हैं ना, ये वो कुछ भी नहीं। एक टेबल रखा था, एक बेड, बस, नथिंग। यही वहाँ इतनी चीजें, मिनिमलिस्टिक, कम से कम चीजें। यही योगी जीवन है। अगला, यू विल फील मोर अलर्ट। अलर्टनेस बढ़ेगी। यू विल बिकम मोर पेशेंट। क्या बनेंगे व्यक्ति? पेशेंस, शांत। यू विल बिकम मोर टॉलरेंट ऑफ अदर्स। एक दूसरे के प्रति सहनशीलता बढ़ेगी। अगला, एनहांस योर मेटाबॉलिज्म। ये शरीर का है। इम्प्रूव डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जितना जितना मेडिटेट करेंगे, डाइजेशन जो है ना, ये थोड़ा ठीक होगा। नहीं तो आधे से ज़्यादा लोगों को कौन सी प्रॉब्लम है? पेट, ये नहीं होता, पेट वो नहीं होता, पेट में गैस, पेट में वो, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हर व्यक्ति को पेट का कुछ ना कुछ तो है ही, हर एक को। यू विल हैव मोर एनर्जी। एनर्जी बूस्ट है ये, पावर, एनर्जी आ जाएगी। इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स होता है ना, एकदम पता नहीं रहता है पर अचानक से रिएक्ट करते थे, उसको कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर। पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, कोई झगड़े का प्लानिंग नहीं है किसी के साथ, पर वो मिल गया और झगड़ा कर दिया। सुबह पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति कॉलेज ऑफिस जाता है, सोचता है ये ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए था। फिर ऑफिस में काम करते करते दोपहर तक उसको लगता है गलती तो मेरी है। शाम को सोचता है जाके ना उसको माफ़ी मांगूंगा पत्नी को। फिर आते आते सोचता है एक गिफ्ट लेके जाऊंगा। फिर सोचता है गिफ्ट के साथ में और कुछ लेके जाऊंगा और उसको कहीं घुमाने ले जाऊंगा। घर पे पहुंचता है और ये चालू करता है झगड़ा चालू। सेकंड झगड़ा। इम्पल्सिव, इसको कहते हैं इम्पल्सिव। फिर एंडोर्फिन्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन से जो हैप्पीनेस वाले एंडोर्फिन्स है। फिर हेल्प कर्ब फूड क्रेविंग, भोजन की जो क्रेविंग है ना, कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है दिन रात, कुछ तो खाओ। मीठा खाया तो खट्टा, खट्टा खाया तो कड़वा, कुछ ना कुछ खाते ही रहने की इच्छा होती है। एक किताब है फूड फीलिंग्स एंड फ्रीडम, उसकी जो लेखिका है एम्बर स्टीवंस, उसने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी टाइम कम है इसके लिए छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद में बिंज ईटिंग, ये बिंज ईटिंग भी वैसा ही है, कभी भी कुछ भी खा लेना, इच्छा नहीं है खाने की, बुद्धि खा लिया और खा लिया, इसको कहते हैं बिंज ईटिंग। वेट लॉस मेडिटेशन से।
होगा। अंडरस्टैंड हंगर क्लूज, हंगर को समझ में आएगा, भूख क्या है ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये पास्ट का तो देख लिया था, नेगेटिव थॉट भी देख लिया था, सेल्फ रियलाइजेशन, फिर रियलिटी के साथ कनेक्शन, टैकल नेवर एंडिंग टू डू लिस्ट, ट्रैक इमोशंस, हम अपने इमोशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। यू विल बिकम मोर ऑब्जर्वेंट, साक्षी भाव बढ़ेगा। बेल बज गई। टू विजुअलाइज योर गोल, हार्मोनाइज विथ रियलिटी, एम्पैथी बढ़ेगी, समानुभूति, दूसरी आत्माओं को हम समझ पाएंगे वो क्या उसको हो रहा है, समानुभूति उसको कहते हैं। क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, फील सेफ। फिर उसके बाद में ग्रे मैटर ब्रेन के थोड़े बढ़ जाएंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे, न्यू आइडियाज आएगी, ओपन टू फॉरगिवनेस, इम्प्रूव योर वर्कआउट्स। जो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं उनका बॉडी बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी इससे। मैनेज मनी मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगी, बेटर कम्युनिकेशन होगा। और ये एक अटेंटिव डिसऑर्डर है वो उसमें ठीक होगा। मेंटल हेल्थ बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। ब्रीदिंग, तो ये इतनी सारी 100 बातें हैं। ये तो कुछ ये उन लोगों ने लिखे हैं जो अध्यात्म में नहीं है, ये उन लोगों ने लिखे हैं जो हाँ बीके नहीं है, जो उन लोगों ने लिखे हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये साइंटिफिक लोग हैं, साइंस के रीति से लिखे हैं उन्होंने ये सारे फायदे। और केवल राजयोग मेडिटेशन के लिए नहीं लिखा है, सारे मेडिटेशन के लिए लिखा है। अगर ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास द हाईएस्ट है, राजविद्या राजगुह्यम, सबसे हाईएस्ट योगा है। इससे हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं इस योग से क्या होता है, विश्व परिवर्तन होता है, तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। ओम शांति। है